अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 लेसन नंबर 44 शॉर्ट लेक्चर की सीरीज फाइनल टर्म का सेकंड लास्ट लेक्चर है। ये टॉपिक टूल ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेड है। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला टॉपिक है जी अकाउंट्स के बेसिक टूल्स यानी टूल्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेड। क्या चीज़ है, क्या मतलब है इसका। अकाउंटेंट कुछ बेसिक रूल्स और टूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि हर ट्रांजेक्शन ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो। ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके कौन कौन से दी अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर इनके तीन जो है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला ये है कि एसेट्स इक्वल है किसके, लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटीज के। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट का मतलब है कि वो चीज़ें जो बिजनेस के पास होती हैं या बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो इनको हम एसेट्स कहते हैं। इन दो पार्ट्स में है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट वो चीज़ें जो देख सकते हैं या छू सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर कैश हमारे पास, बिल्डिंग मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये तमाम के तमाम टेंजिबल एसेट्स हैं। जबकि इनटेंजिबल जो है ना वो चीज़ें जो देख नहीं सकते मगर वैल्यू रखती हैं, जैसे कि गुडविल है और कॉपीराइट है, तो ये हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स है। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी का मतलब है कि वो कर्ज या जिम्मेदारियां जो बिजनेस ने किसी से लेनी होती हैं, इनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या है जी, लाइबिलिटीज़ के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? लाइबिलिटीज़ टूवर्ड ऑनर यानी ऑनर का पैसा जो बिजनेस में लगाया गया। लाइबिलिटीज़ टूवर्ड अदर पार्टीज मतलब बैंक से लोन, सप्लायर्स का पैसा, तो इनके अंदर अदर्स पार्टीज शामिल हो जाती हैं। उसके बाद ऑनर इक्विटी। अब ऑनर इक्विटी का मतलब क्या है? ऑनर इक्विटी वो हिस्सा होता है जो ऑनर को मिलेगा अगर सारी एसेट्स बेच दें और लाइबिलिटीज चुका लें। जो बच जाएगा वो ऑनर्स को मिलेगा, ऑनर की अपनी इक्विटी है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे बिजनेस के पास 1 लाख के एसेट्स हैं, ठीक है, और 40,000 का कर्ज है यानी लाइबिलिटीज हैं, तो ऑनर इक्विटी कितनी हो गई? 60,000। यानी 1 लाख से 40,000 जो है ना वो ख़त्म किए दिए, अदा कर दिए, तो बकाया 60,000 बच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री अकाउंटिंग का मतलब क्या है जी? ये सिस्टम जो है वो इटली के फेरालूसा ने 1494 में जो है ना वो बनाया था। हर ट्रांजैक्शंस का उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, हर बार जब डेबिट होता है तो उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट जो है ना वो ज़रूर होता है। यानी दो टेबल होंगे तो एक साइड डेबिट होगा, दूसरी साइड क्रेडिट होगा, और दोनों की वैल्यूज़ जो होंगी वो बराबर होंगी। या मिसाल के तौर पर तुमने 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट में जो है ना वो डेबिट 10,000 डालेंगे, कैश अमाउंट में जो है ना वो 10,000 क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चीफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक ऐसी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स होता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को एक स्पेसिफिक टाइम पर दिखाता है। इसके अलावा ये बताता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स यानी माल, पैसा, बिल्डिंग वगैरह हैं, बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज यानी लाइबिलिटीज़ हैं, और ऑनर का कितना हिस्सा यानी ऑनर इक्विटी है इसके अंदर। इसको हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी कहते हैं क्योंकि ये एक वक्त की तस्वीर दिखाता है, ठीक है जी, यानी एक टाइम स्लैब दिखाता है ये, ठीक है, एक वक्त की तस्वीर दिखाता है। जैसे कि 31 दिसंबर 2024 की पोजीशंस क्या थी, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट की सारी जो है ना वो शॉर्ट सी हिस्ट्री है। बैलेंस शीट की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमारे पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी है, और अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स मैंने बता दिए हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस के पास हैं जो फ्यूचर में फ़ायदा देंगे। मिसाल के तौर पर कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, तमाम। लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। लाइबिलिटीज़ क्या है? कर्ज जो किसी को देना है, यानी बैंक लोन है, सप्लायर का उधार है, वगैरह वगैरह। ऑनर इक्विटी जो ऑनर का हिस्सा होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट बिजनेस में दोबारा लगाया गया हो, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। अब बैलेंस शीट की बेसिक्स डिटेल कौन से हैं? अब बैलेंस शीट की बेसिक डिटेल जो है ना वो सबसे पहले चीज़ टाइटल है। यानी सबसे पहले टाइटल कंपनी का नाम होगा, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि परफेक्ट पोस्टर, यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दी, पोस्टर कंपनी का नाम, फिर उसका स्टेटमेंट का नाम यानी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन, ठीक है, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे डेट मेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड। एसेट साइड होगा एक, यानी सारी चीज़ें जो बिजनेस के पास है वो एक साइड आएंगी,
करंट एसेट यानी जो जल्दी पैसा बन सकती हैं जैसे कि कैश, इन्वेंट्री। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट जो लंबी मुद्दत के लिए होती हैं जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें। ठीक है, एसेट्स आ गया, तमाम के तमाम फिक्स एसेट एक साइड एसेट्स हो गए। दूसरी साइड क्या है, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़ दूसरी साइड आ गई हैं। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी। ट्रायल बैलेंस जो है ना, ये एक टेबल होती है जिसमें सारे अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो लिस्ट किए जाते हैं। सारे अकाउंट्स के क्रेडिट डेबिट लिस्ट किए जाते हैं। इसका मकसद होता है कि चेक करना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं। ट्रायल बैलेंस इसलिए यूज होता है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंट्री ठीक पोस्ट हुई है, मगर फिर भी छोटी गलतियां हो सकती हैं जैसे कि गलत अकाउंट में एंट्री हो गई, गलत अमाउंट लिखना, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस कॉलम्स में क्या होता है, एसेट्स डेबिट है, लाइबिलिटीज क्रेडिट है, एक्सपेंसेस डेबिट है, रेवेन्यू क्रेडिट है, इक्विटी जो है ना वो क्रेडिट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये उसके ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स है। ट्रायल बैलेंस एरर में क्या होता है, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है कि कुछ एरर हो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ना करें, जैसे कि गलत अकाउंट में पोस्टिंग करना। तो ये ट्रायल बैलेंस को जो है ना वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 44 जो है ना वो एंड हो चुका है। MCT 211 लेक्चर नंबर 45 लास्ट लेक्चर है फाइनल टर्म का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले, इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं और फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर की सीरीज में MCT 211 कोर्स को एंड करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने बिजनेस के पैसे यानी मॉनेटरी रिसोर्सेज को इतनी समझदारी और एफिशिएंसी के से मैनेज करने के बिजनेस अपने गोल अचीव कर सके। ठीक है, मतलब कि बिजनेस के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, सही तरह इस्तेमाल करना और रिस्क को कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है जी, ये एक रिपोर्ट होती है जो बिजनेस के साल भर का मुनाफा या नुकसान जो है ना वो दिखाती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो दिखाती है मैनेजमेंट इनकम स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट स्नैपशॉट है तो इनकम स्टेटमेंट एक मूवी की तरह है जो सारी कहानी जो है ना वो बताती है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब इनकम स्टेटमेंट के मेन पार्ट्स कौन कौन से। सबसे पहले रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ मतलब पैसे जो कंपनी को मिला गुड्स या सर्विस बेचकर, वो उसको हम रेवेन्यूज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रेस्टोरेंट है तो कस्टमर से मिलने वाले पैसे रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS, वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने या गुड्स लाने में लगी उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट का माल रॉ मटेरियल जैसे कि फ्लोर है, मीट है, मसाला, तमाम के तमाम। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू माइनस COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यानी मतलब माल बेचने के बाद जो पैसा बचा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट होता है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ये दिखाता है कि बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा जो है ना वो बना। यहाँ पर मैं आपको इसके लिख देता हूँ। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, ये इसके अलावा ऑपरेशन एक्सपेंसेस के मैं आपको बता देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट है एंड इसके अलावा ऑपरेटिंग इनकम है। या उसके बाद हमारे पास आते हैं जी नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स वगैरह निकालने के बाद जो आखिर में प्रॉफिट बचता है यही फाइनल मुनाफा होता है यानी नेट इनकम होता है। उसके बाद प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू। प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। रेवेन्यू वो पैसा जो बिजनेस को मिला यानी टोटल इनकम। प्रॉफिट वो पैसा जो खर्चा करने यानी निकालने के बाद बचा है, वो हमारे पास प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई है कि तुमने 1 लाख का माल बेचा। ठीक है, रेवेन्यू यानी खर्चे हुए 80,000, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 20,000, यानी 1 लाख का माल बेचा, खर्चा 80,000 हुआ तो बकाया 20,000 हमारा क्या है, ये उसके प्रॉफिट है। ट्रेंडिंग कंसर्न में क्या होता है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट जो सिर्फ माल खरीद कर बेचती है यानी खुद नहीं बनाती। ठीक है, ट्रेंडिंग कंसर्न उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जनरल स्टोर जो माल उधार पर उठाता है और बेचता है, जो डिफरेंस होता है बाइंग और सेलिंग प्राइस में, वो रेवेन्यू होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन।
यानी बिजनेस को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिन की ज़रूरत का पैसा या और लोन रीपेमेंट के लिए जो है ना वो प्लानिंग करनी होती है, इसको ही हम फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस को अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिन की ज़रूरत का पैसा और लोन रीपेमेंट के लिए जो प्लानिंग करनी होती है, इसको हम फाइनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजर्स के काम। कौन कौन से फाइनेंशियल मैनेजर्स के काम है? कैश फ्लो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, डीलिंग विद बैंक्स है। कैश फ्लो मैनेजमेंट में क्या होता है? बिजनेस में पैसा कब आएगा और कब जाएगा ये देखना, ताकि कैश की कमी ना हो। कैश फ्लो मैनेजमेंट का ये काम होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है? जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, ये देखना फाइनेंशियल कंट्रोल का काम होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? फ्यूचर के लिए प्लान बनाना कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ यूज़ होगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। डीलिंग विद बैंक्स, इसमें क्या होता है? बैंक से डीलिंग करना, पेमेंट लेना देना, शॉर्ट टर्म लोन लेना, फॉरेन पेमेंट्स मैनेज करना, ये तमाम का तमाम डील विद बैंक से होता है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस। रेशियो के ज़रिए हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। किस तरह? फार्मूला दिया हुआ है, करंट रेशियो इक्वल टू किसके? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ के। यानी आज की डेट में तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे तुम्हारे कर्ज कवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ये रेशियो के एनालिसिस है। बजट एंड इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एक फ्यूचर का एस्टिमेट होता है जिसमें बताया जाता है कि अगले पीरियड में कितनी इनकम और कितने खर्चे होंगे। बजट से कंपनी को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है और तुम बजट बनाओगे, कितना पैसा रॉ मटेरियल पर लगेगा, कितना स्टाफ सैलरी होगी, कितनी जो है ना वो एक्सपेक्टेड सेल होगी, तो ये हमारा क्या है? एक बजट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 45 MCT 211 फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर की सीरीज जो है ना वो एंड हो चुकी है।